कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, आज हमारे टॉपिक का नाम है MGPE 11, इसको मानव सुरक्षा ही बोलते हैं। और देखिए इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो 2019 में आपके और 18 में भी आए थे, दोनों में, और मैंने वो अभी कराए नहीं है। जो मैंने आपको आज एक वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था सीमांतीकरण और सशस्त्रीकरण, तो उस पर स्टूडेंट्स का कोई कमेंट्स नहीं आए। मैंने सोचा कोई कमेंट आएंगे, आपके अदर्स कमेंट तो इतने आए हैं, बट मैंने उसके लिए पूछा था आपको कि आपको ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे ये वाले, या फिर मैं आपको कराऊं। तो कोई कमेंट नहीं आया उस पर, तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट्स का बुक नहीं हुई या फिर कोई मटेरियल नहीं हो तो कैसे करेगा, तो मैंने इस पर इसलिए वीडियो बना दी है। तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे कि सीमांतीकरण और सशस्त्रीकरण क्या होता है। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो यही आता है कि सीमांतीकरण और सशस्त्रीकरण की अवधारणा बताइए, और नेक्स्ट ऐसे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं संगठन, उसकी सशस्त्रीकरण के ऊपर क्या भूमिका रही है। फिर आपके आता है कि बाल श्रम होते हैं उसके ऊपर जो सशस्त्रीकरण है और उनकी जो समस्या उसके ऊपर आ जाता है। फिर महिलाओं के ऊपर आता है कि महिलाओं की सीमांतीकरण और सशस्त्रीकरण की भूमिका बताइए। तो ये सब क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बन जाते हैं आपके। तो इसमें मैंने आपको चैप्टर्स के बहुत सारे स्टेजेस में इंक्लूड किए हैं, बस कुछ चैप्टर के कुछ ही पॉइंट मैंने छोड़े हैं क्योंकि वो भी मैंने आपको किसी और वीडियो टॉपिक में करा दिए हैं इसलिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले सीमांतिक और सशस्त्रीकरण की अवधारणा। तो पहले हम पढ़ेंगे सीमांतीकरण क्या होता है। देखिए सीमांतीकरण मतलब ये होता है कि कोई ऐसी शक्ति, इसका अर्थ ये होता है कि महत्वपूर्ण या फिर कम शक्ति आंकना, कम महत्वपूर्ण या फिर कम शक्ति महसूस करना। क्योंकि देखते हैं ना कि कबीले के जो लोग होते हैं या फिर कोई ऐसे गांव के लोग होते हैं, हम कहते हैं कि इसके पास ये कम महत्वपूर्ण इंसान है या फिर इसके पास कम शक्ति है। क्यों? क्योंकि उसके पास या तो फिर उसके पास शिक्षा नहीं होती या फिर उसके पास उतना ज्ञान नहीं होता या फिर वो सब चीज़ों से दूर होता है ना। कबीले में जो लोग रहते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, या फिर महिलाएं होगी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, या फिर जो ऐसे लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं वो, या फिर जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, शिक्षा नहीं लेते, बाल मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं, तो वो सब लोग इसमें आते हैं, जिन्हों को हम सीमांतीकरण बोलते हैं। जिन्हों को दुर्बल भी हम बोल सकते हैं कि वो लोग दुर्बल हैं, जिन्हों के पास शक्ति नहीं है या फिर उनके पास अधिकार नहीं है। इसमें वो सब बच्चे आते हैं, वो सब लोग आते हैं जिन्हों को स्कूल नहीं भेजा जाता, घर पे काम करवाया जाता है, बाहर काम करवाया जाता है, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है, तो उन्हों को हम सीमांतीकरण बोलते हैं। और देखिए सीमांतीकरण जानबूझकर भी बनाया जाता है लोगों को, जिसके कुछ लोग हो गए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उनको पढ़ाया नहीं जाता, बाल मजदूरी पे भेज दिया जाता है ना। महिलाओं को, जो कबीले के लोग हैं उनको, जो गांव के लोग होते हैं उनको, ये सब सीमांतीकरण भी बना दिया जाता है। दुर्बल भी उनको जानबूझ के बना दिया जाता है। उनको बोला जाता है आप इसी चीज़ के अंदर रहिए, आपका बाहर जाना या फिर आपका ज़्यादा जानकारी लेने का कोई वो नहीं है, आप क्योंकि इस लायक नहीं है, फिर कुछ भी बोल दिया जाता है ना। तो ये जो जानबूझ के सीमांतीकरण बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि दंड भी दिया जाता है, कानूनी रूप से उनको सज़ा भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ भी बताया गया है इसमें। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो सब लोग होते हैं, गरीब होते हैं, या फिर ये जो सब लोग मैंने आपको बताए, ये ना लाभ से वंचित रह जाते हैं, इनके पास लाभ नहीं पहुंच पाता, प्रॉफिट जो नहीं होता, किसी प्रकार के राइट्स होते हैं, अधिकार, वो इनों के पास नहीं होते हैं, है ना। सब चीज़ से अलग थलग रहते हैं, इनों के ऊपर शोषण होता है, एक तरीके से शोषण हो गया, या फिर इनों की स्थिति बड़ी दयनीय, बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इनों को हर एक चीज़ से दूर रखा जाता है। इनों का सबसे बड़ा कारण होता है दुर्बलता, लोगों द्वारा ही किया जाता है। और आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है जिसकी बंधुआ मजदूरी जो होती है, उसमें क्या होता है कि पूर्वजों ने आपसे किसी से कोई ऋण लिया होता है, तो उसी का जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऋण चुकाते रहते हैं, पूरा वो ब्याज हो ही नहीं पाता, पैसा नहीं चुका पाते, तो बंधुआ मजदूरी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी इंसान को सीमांतीकरण बनाया जाता है, क्योंकि वो ऋण नहीं चुका पाता तो वो उसका गुलाम बन जाता है, जो भी मालिक है। तो क्या होता है कि उसका ही कहना मानेगा, जो वो बोलेगा वही उसको करना पड़ेगा। तो ये भी सीमांतीकरण की एक स्थिति है।
आगे देखिए, ये बोल रहे कि जैसे कि गुलाम किसी को बना लेना, ठीक है, किसी के और रीति रिवाज भी ऐसे होते हैं, प्रथाएं भी ऐसी होती है जिसमें सीमांतीकरण लोगों को कर दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती है जिसमें महिलाओं को पर्दा प्रथा देख लीजिए, इसमें सीमांतीकरण हो जाते हैं, महिला पर्दे में रहे, कुछ करना ना, कहीं बाहर जाना, बस घर में रहे, है ना। और ऐसे जातियाँ होती है, कबीले होते हैं, या फिर तो कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को सीमांतीकरण किया जाता है। और देखिए सीमांतीकरण में क्या होता है कि लोगों को असमानता के कारण होता है ये सब चीज़ें, कि असमानता जो देश में है हमारे, उसके कारण कि आप भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ, जिससे कि ये सीमांतीकरण की स्थिति पैदा होती है। और क्या होता है कि फिर क्या होता है कि इसमें संघर्ष होते हैं, कि लोग जो सीमांतीकरण के लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारे पास तो कोई चीज़ है नहीं, तो उनको फिर महसूस भी होता है कभी कभी, और उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती रहती है। और किस लिए सीमांतीकरण हो जाते लोग, जिसकी अगर नौकरशाही है, आपका शासन में लोकतंत्र नहीं है और राजतंत्र है, साम्राज्यवाद है, तो इसमें भी लोग सीमांतीकरण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी शासन होता है, जो सत्ता या सरकार होती है, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, उनको हर चीज़ से वंचित कर देती है, हर अधिकार से। वो खाली अपना स्वार्थ देती है, उनकी हर एक चीज़ में खुद का स्वार्थ होता है, किसी का भला नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए इसमें क्या होता है कि जो इसमें लोगों को स्कूलों से, शिक्षा से, इन सब चीज़ से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीमांतीकरण में बताई जा रही हैं कि हर एक सुविधा से इनको वंचित रखा जाता है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं जाती, है ना। और बैंकों द्वारा, व्यापारों द्वारा ऋण नहीं दिया जाता या पैसा नहीं दिया जाता। ये सब चीज़ें, इसमें उनकी स्थिति बहुत दुर्बल हो जाती है, और उनका जो जीवन होता है उसमें बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, और वो कर्जे से भी दब जाते हैं। जो सीमांतीकरण की समस्या कर्जे में भी होती है कि लोग कर्जे से दब जाते हैं, तो दुर्बल हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सीमांतीकरण में आती हैं। और देखिए आगे भी बोले कि हाँ, ये वंचित रहते हैं, उनका जीवन अच्छे से नहीं बीत पाता, और वो खुश नहीं रह पाते, ठीक है। ये सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे आगे कि सीमांतीकरण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सशस्त्र क्या होता है। देखिए सशस्त्रीकरण वो होते हैं कि सीमांतीकरण को ख़त्म करना, या फिर उसको हटा के लोगों को सशस्त्रीकरण बनाना, उसको सुदृढ़ बनाना, उनको मजबूत बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये सशस्त्रीकरण होता है। उनको किस प्रकार से मजबूत बनाया जा सके, उनको किस प्रकार से उनको सुविधा दी जा सके, उनको अवसरों का लाभ उठा सके, वो उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। और जो उनकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, उनको परियोजना और योजनाएं द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है कि जो सशस्त्रीकरण होता है वो सीमांतीकरण को मजबूत बनाता है। मतलब कि जो सीमांतीकरण तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, सीमांतीकरण तो दुर्बलता या फिर लोगों को कमज़ोर बनाना होता है, परंतु सशस्त्रीकरण में उसको मजबूत बनाता है, मतलब इसके विपरीत होता है ना। उसमें लोगों को मजबूत बनाया जाता है, उनकी योजना बनाई जाती है। अब जैसे कि आप देखें कि जो गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो किस प्रकार से महिलाओं की, जो बच्चे होते हैं छोटे जो मजदूरी करते हैं, ये जो वृद्ध लोग जो होते हैं, या फिर जो विधवाएं महिला होती है, इन सब की मदद करते हैं। तो इनों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। और देखिए मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था ना कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार से सीमांतीकरण सशस्त्रीकरण के ऊपर, तो वो इसी में से आएगा। ये जो मैं अभी आपको ये पढ़ा रही हूँ इसमें से आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने किस प्रकार से नीतियाँ बना रखी है, योजनाएँ बना रखी हैं, ताकि जो सीमांतीकरण लोग हैं वो उठा सके, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, हर प्रकार के जो लाभ हैं उनको मिल सके। ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। उनको प्रोत्साहन किस प्रकार से किया जाता है, उनकी सहायता दी जाती है। आपको पता है स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उन्होंने इस साल तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा है, ताकि वो स्कूल में जाके पढ़ सके। तो ये आपका एक योजना ही है, ठीक है। उनको फ्री में स्कूल से मुफ्त कहते हैं ड्रेस मिलती हैं, और आपका बुक मिलती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये फिर जो गरीब परिवार के होते हैं लोग, उनको राशन मिलता है सस्ते में। तो ये सब चीज़ें योजना होती है कि ये सशस्त्रीकरण बनाने की योजनाएं आप समझ सकते हैं कि जो बेरोज़गार होते हैं उनको रोज़गार दिया जाता है, ठीक है। उनकी अच्छे से जो उनकी एक दिन की कमाई होती है वो उनको अच्छे से दी जाती है, और जो बंधुआ मजदूरी होती है उसको दूर किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं।
आगे देखिए क्या बता रहे हैं। मैं देखिए इसमें वीडियो ये चला रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसमें आपको शॉर्ट में और ओवरऑल बता रही हूँ, बट आप इसमें लाइन टू लाइन पढ़ना और देखना क्या क्या चीज़ें अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको अच्छे से लिख सके, क्योंकि वहाँ लिखने के लिए भी तो होना चाहिए, है ना। तो आपको समझा तो इसलिए दे कि आपको जल्दी और अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप पढ़ोगे, तो किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। तो इसको प्लीज़ आप पढ़ लेना ध्यान से। और देखिए सशक्तिकरण में क्या होता है कि ऐसी एजेंसियां बनाई जाती हैं जो सीमांतीकरण वर्ग होते हैं उनको सशक्त बनाया जा सके, है ना। जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको सुधार जाता है, जो महिलाओं की दशा होती है उसमें सुधार लाया जा सकता है, और जो प्राथमिक शिक्षा होती है ये सब दी जाती है, और इन सब के अगर विरुद्ध में कार्रवाई भी होती है। जो सीमांतीकरण फैलाते हैं लोग, इन्हों के सबके विरुद्ध में कार्रवाई की जाती है। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सीमांतीकरण बच्चों को सशक्तिकरण के उपाय। अब इसमें बताना कि जो सीमांतीकरण बच्चे होते हैं जिसके जो बंधुआ मजदूरी करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं, उसके अंदर किस प्रकार से बच्चों को अच्छा मतलब सशक्तिकरण बनाया गया, क्या उपाय किए गए, वो सब इसमें हम बताना है। तो यही आप लिख सकते हो कि 16 साल तक की उम्र के बच्चों की मुफ्त में शिक्षा है, और ऐसे कानून बनाए गए हैं जो बाल मजदूरी कराता है या जो भी करवाता है, जैसे इसकी दुकान पर कर रहे हैं या फिर जो माँ बाप हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है ना। और क्या होता है कि महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी गई है, और बाल मजदूरी के खिलाफ बहुत सारे योजनाएं और आयोग बनाए जिससे कि बाल मजदूरी जो कर रहे हैं वो देखी जा सके, उनको कि बच्चे सही से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, पढ़ भी रहे हैं नहीं। और बोले पहले 16 साल तक की आयु को बच्चों के क्या कहते मुफ्त थी, परंतु ये बढ़ा के 16 साल कर दी गई है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा जो है वो 16 साल कर दी गई है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी फ्री में है आपकी। और देखिए नेक्स्ट आप है आंतरिक महिलाओं का सशक्तिकरण की स्थिति, कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से सीमांतीकरण है, कि महिलाओं को घर में रखा जाता है, उनको बोल जाता है आपका यही कार्य है, आप बाहर नहीं जाना है, मतलब कि जो महिला की स्थिति है वो आपको इसमें बतानी है। फिर ये बताना कि महिला और पुरुष में कैसे भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को किस प्रकार से क्या कहते हैं वो नहीं दिया जाता था, सपोर्ट नहीं किया जाता था, भेदभाव किया जाता था महिलाओं के ऊपर, ये सब चीज़ें बतानी है। फिर आपको उसके अलावा पर गांधीवादी विचारधारा बताने की, गांधी जी बोलते थे कि महिलाएं कोई कमज़ोर वर्ग नहीं है, एक मजबूत वर्ग है, और महिलाओं के बिना जो पुरुष है वो अधूरा है। ठीक है, इसलिए भारत में कहा जाता है कि महिला जो होती है पुरुष की अर्धांगिनी होती है, और महिलाओं को पुरुष से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ये सब चीज़ें गांधी जी ने बोली। ये सारे वास्तविकता में महिलाएं बतानी है कि किस प्रकार से। तो इसमें यही है कि उनकी आय को किस प्रकार से सही किया गया, उनकी आय पहले कैसे कम थी, महिला पुरुषों के अकॉर्डिंग महिला की आय आपको पता है कितनी कम थी, है ना। और उनकी जो भूमिका उसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, बेरोजगार ज़्यादा थी महिलाओं के ऊपर, वो घर में रहती थी, और बहुत सारी प्रथाएं थी जैसे कि सती प्रथा होगी, आपकी पर्दा प्रथा होगी, ये सब चीज़ें इसमें बताया जा रही है। अब महिलाओं की समस्या भी ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो सब इसमें लिखा हुआ है, कि जिसकी असंगठित नहीं थी, महिला असंगठित थी, एक संगठन नहीं था उनका सही से, ठीक है, कि जो ध्यान दे सके ठीक से, और महिला की जो मजदूरी है वो कम थी, वो सब जो मैंने आपको बताई वो सब चीज़ें इसमें हैं। तो और जिसकी रूढ़िवादी जो सोच होती है वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा आती थी और भेदभाव किया जाता था। महिला की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत पीड़ादायक, महिलाओं को हमेशा गलत धारणा से देखा जाता था कि महिला जो है वो किसी मतलब कि सही नहीं है, इन्हों की जो ये हमारे ऊपर बोझ हैं, ऐसे सब सोचा जाता था ना पहले के टाइम पे। तो वो सब चीज़ें इसमें बताए जा रहे हैं। तो स्थिति बहुत ख़राब थी, नौकरियां नहीं मिलती थी उनको, ठीक है, भेदभाव होता था, शोषण होता था, अत्याचार होता था, ये सब चीज़ें आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद लिखना है कि सशक्तिकरण के उपाय, कि इनों के सशक्तिकरण के किस प्रकार से उपाय किए गए, जिसके संगठन बनाया गया और इनों को हर क्षेत्र में आरक्षण दिया गया, राजनीतिक में इनों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। पहले महिला को अधिकार ही नहीं था वोट देने का, तो अब वोट डालने का अधिकार है, राजनीतिक क्षेत्र में सारे अधिकार हैं इनों को, ठीक है। और किस प्रकार से जो संगठन बनाया गया, तो जो इन सबको हटाया गया, इन सब के विरुद्ध में लोगों ने बहुत से आंदोलन चलाए, और महिलाओं की भूमिका को भी अब महत्वपूर्ण देने लगे हैं कि महिला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और आगे देखिए जो सेवा है, मैंने आपको EP8 में बताया था कि सेवा एक जो अहमदाबाद गुजरात में एक वो थी संगठन था, इसमें महिलाओं काम करती हैं। महिलाओं की स्थिति पहले ठीक नहीं थी, फिर बाद में धीरे धीरे ठीक होगी। और जो ईला भट्टी, उसने एक प्रकार से बैंक लोगों को ऋण
ऋण देने लगी, एक बैंक की स्थापना की, उसमें लोगों को ऋण देती थी। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई हो। इसमें बस यही सब है कि महिलाओं की स्थिति है और जो बच्चों की स्थिति थी और जो वृद्ध लोग होते हैं और बिछड़े लोग होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और आपको बताना है कि सशक्तिकरण में जैसे कि मजबूत किया जाता है लोगों को, उनके अंदर सुधार किया जाता है। और जो आपका सीमांतीकरण होता है, इसमें महिलाओं में दबाया जाता है लोगों को, उनकी स्थिति खराब की जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट था। मेरे को लगता है कि इसमें से आपका एग्जाम में पक्का आएगा। कुछ भी करके एक क्वेश्चन आपका आ सकता है किसी भी तरीके से, चाहे इसमें महिला के लिए पूछ ले या फिर बच्चों के लिए पूछ लें, या सीमांतीकरण क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सशक्तिकरण किस प्रकार से है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे सपोर्ट किया गया है। तो किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन ये आ सकता है। तो मैंने इसलिए आपकी वीडियो बना दी। और देखिए चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, बंद हो जाएगा अभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, मैं सोचूँ वो भी आप स्टॉप ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताना है आपको, कि मानव सुरक्षा के लिए जो भारत में उठाए गए कदम है उसके बारे में। तो देखिए, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आप भारत में मानव सुरक्षा के स्तर को कैसे आकलन करेंगे और उसका एक प्रभावकारी उपाय भी बताना है। तो ये क्वेश्चन इन दोनों तरीके से आ सकते हैं। तो देखिए इसमें ये बताए गए हैं कि भारत एक विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, जाति धर्म, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग समुदाय हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें ये बतानी है। फिर आगे बता रहे हैं कि जो यहाँ पे क्या है कि जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए ये मानव सुरक्षा की अवधारणा के यहाँ महसूस किया गया कि ये होना अनिवार्य है। और यहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग दल हैं, क्षेत्रीय अखंडता अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं, आप सभी को पता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ पहले आपको भारत के बारे में पूरा इसमें बता देना है कि भारत किस प्रकार से है, कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता बहुत महत्वपूर्ण है, जो राज्य अखंडता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण। और फिर बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी हमको करना पड़ा है, जिससे कि राज्य को हानि भी पहुंची है। ठीक है, ये सब चीज़ें बताने हैं। और फिर बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे नस्लीय माओवादी संगठन, हत्यार, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं। तो ये सब चीज़ बता रहे हैं कि इसको रोकने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए कि सुरक्षा की अवधारणा जो है इसको महसूस किया गया। और भारत में जो विकास है, गरीबी है, इसको कैसे दूर किया जाए, आर्थिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये सब चीज़ें यहाँ पे इसलिए मानव सुरक्षा को लाया गया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव है, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, अमीर और गरीब के बीच में इतना बड़ा अंतर है, और यहाँ पे असमानता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और क्या होता है, असमानता के कारण यहाँ भेदभाव होते हैं, जो उसमें हिंसाएं भड़कती हैं, है ना, हिंसाएं होने लग जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बता रहे हैं कि इसको सशक्तिकरण, इसको मजबूत बनाने के लिए इन सब चीज़ों को जो मैंने पढ़ा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि खाद्य सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। अब खाद्य सुरक्षा के उपाय में देखिए क्या है कि इसमें किस प्रकार से जो गरीब लोग होते हैं, जो क्या कहते हैं, जिनको पूरी खाने को पोषण नहीं मिलता, उनको किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा दी जाए। देखिए खाद्य सुरक्षा मैंने आपको कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बताया था, वो इस सब चीज़ में ये भी लिखा गया, वो वाली जो क्वेश्चन था उसका आंसर इसमें लिखा गया कि जिसकी भूखमरी बहुत ज़्यादा है, कुपोषण का बहुत ज़्यादा शिकार हो रखे हैं, तो उनको कैसे अच्छा बनाया जाए, है ना, कैसे मजबूत बनाया जाए। तो उसके लिए जो आपकी मानव सुरक्षा वो इसमें इसलिए रखी गई है। और क्या कहते हैं, जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो समस्या है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, और जो आपको पर्यावरण से रिलेटेड समस्या है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, है ना, आर्थिक प्रकार की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। इसलिए इसमें मानव सुरक्षा की अवधारणा किस प्रकार से सशक्तिकरण बनाया जाए, महिलाओं के लिए देखभाल, सुरक्षा और उनको किस प्रकार से संरक्षीकरण किया जाए, वो सब चीज़ें के लिए मानव सुरक्षा की अवधारणा को अपनाया गया। तो ये सब चीज़ें बस इतनी है इसमें कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में पोल्यूशन फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये सब उपाय किए गए ताकि जो हम मानव सुरक्षा प्रदान कर सके, अच्छे से अपना विकास कर सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये सब चीज़ें इसमें हैं। और हिंसा को किस प्रकार से कम
ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये सब भी होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, भूख को अच्छे से मतलब कि भूखमरी जो है गरीबी है उसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए मानव सुरक्षा के अवधारणा को अपनाया गया। क्योंकि ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है हमारे देश में, तो क्या है इन सबको अब सरकार ठीक कर रही है, तो वो उपाय बताए गए हैं कि इसमें जो भेदभाव होता है उसको ठीक किया गया है, कि महिलाओं के अधिकार इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि महिला बच्चे इन सबको भी अच्छा सा सशक्तिकरण बनाया जा सके, वो सब इसमें इंक्लूड है। तो देखिए क्वेश्चन ये समाप्त है, मैंने पोस्ट कर दिया है वीडियो को, तो ये जितने भी इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ है इनको आप पढ़ लेना और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने पहले बताया सीमांतीकरण और ये दोनों आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट है हमारा, क्योंकि देखिए तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जो मैंने सीमांतीकरण पूरा चैप्टर के बारे में आपको उसमें बता दिया, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो ये 2 क्वेश्चन है मानव सुरक्षा भारत में, और जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विषयगत रूपरेखा के बारे में बताइए, कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होता है उसके बारे में बताना है आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पूरा ढांचा क्या है। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर गांधी जी के विचार बता दिए हैं, और आपको एक नव क्रियात्मक ऐसे कुछ करके था वो इसमें भी आ गया, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर है, तो आप वो सब भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसी का ही पार्ट है। तो इसमें देखिए क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, कि इसमें हम एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग की बात करते हैं, कि मैत्रीपूर्ण संबंध की बात करते हैं। क्योंकि देखिए एक देश अकेला कुछ कार्य नहीं कर सकता, उसको दूसरे के साथ सहयोग करना और मैत्रीपूर्ण संबंध रखना अपने पड़ोसी देशों के साथ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। एक देश में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी देशों को उसको झेलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, और जो हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े युद्ध होते हैं, इन्हों को कम करने के लिए आपको सहयोग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपनी विदेशी नीति इस प्रकार से ही बनाई जाए कि दूसरे देश भी उससे प्रभावित ना हो, उनको कुछ नुकसान ना हो, ऐसे सब। तो ये सब चीज़ें इसमें लाई है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर एक संगठन है और इसमें वृद्धि हो रही है ताकि सब देश एक दूसरे के साथ सहयोग करें, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, हर एक संघर्ष का सही से समाधान हो, बातचीत के माध्यम से, कोई युद्ध ना हो, युद्ध की कोई परिस्थिति ना आए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना के लिख सकते हैं। गांधी जी ने भी बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इंपॉर्टेंट है, हमको एक सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और प्रेम से सबसे बात करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबके बारे में सोचना चाहिए, सार्वभौमिक समस्या के बारे में सबको सोचना चाहिए, हर एक देश को। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या होता है, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें समस्याओं का समाधान होता है हर एक प्रकार से। सहकारी जो प्रबंध होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं हर एक देश के। आप देखिए अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, अब देखिए चीन में है, चीन की प्रॉब्लम थी, ठीक है, पर ये पूरे देश में फैल गई। तो यही है कि एक देश की प्रॉब्लम सब देशों में होती है। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे, अगर वैक्सीन का एक देश से देश सबको बताएंगे नहीं, तो क्या होगा, सहयोग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी सब देशों में। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक देश में कोई आर्थिक मंदी आती है तो उसका जो भी देखना पड़ता है। अगर एक देश में कोई युद्ध होता है, गृह युद्ध होता है, या दूसरे देश में युद्ध होते हैं, तो उसका प्रभाव भी पूरे विश्व को पड़ता है। अगर एक देश में पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं तो उसका प्रभाव भी सब पे पड़ेगा, क्योंकि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण इतना ज़्यादा फैल गया है कि एक देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरे देश को फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें यही सब बताया गया। पहले उसके आपको बताना है कि क्या क्या नुकसान है, फिर उसके बारे में फ़ायदे बताने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस लिए इम्पोर्टेंट है, पहले तो आपको बताना है क्या क्या समस्याएं हैं, फिर बताना है किस प्रकार से इन समस्याओं का हल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से दूर हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बहुत सारे गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए ताकि वो इन सब चीज़ों पर निगरानी रख सकें। और देखिए ये वाला जो है पॉइंट दिख रहा है, जो नव प्रक्रियावाद, ये वाला भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में था। आज मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में करवाया था ये, तो ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है। और तो इसमें भी आप देख लीजिएगा, इसमें क्या बताते हैं कि इसमें ये होता है कि समस्याओं का समाधान जय सब लोग मिलके करते हैं, जो समस्या का समाधान उसके बारे में इसमें बताए गए हैं। और बस यही सब चीज़ें हैं इसमें, कि राजनीतिक स्तर पे कैसे लोगों को साथ दें, ठीक है। और विदेशी नीति इस प्रकार से होनी चाहिए कि सब देशों को प्रभावित ना करें, मतलब कि सही से रहें। तो आज की हमारी वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो इसमें बस ये 3 क्वेश्चन थे, एक तो चैप्टर ही आपका पूरा वो चैप्टर ही मैंने करवा दिया, बस कुछ
छोड़ा है उसमें से छोड़ा, तो वो इम्पॉर्टेंट था इसलिए, और ये 2 क्वेश्चन है। तो देखिए मैं नहीं चाहती कि अगर इसमें से कुछ आ जाए अगर आपका छूट जाए, तो इसलिए मैंने ये भी करवा दिया। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से याद से इसको पढ़ लेना पोस्ट करके, और आप जो जितने भी मैंने आपको चैप्टर करवाए सारे चैप्टर पक्का कर लेना, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको 2018-19 के जो क्वेश्चन पेपर कराए हैं वो भी ज़रूर कर लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं वो भी कर लेना, और ये जो वीडियो बनाई है ये भी। तो इससे क्या होगा कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, है ना। और प्लीज़ आप जल्दी जल्दी एग्जाम में लिखना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, एक क्वेश्चन भी मत छोड़ के आना, ठीक है। और आपको ऐसा कभी हो बाय चांस कि आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो उसमें आप ये देखा करो कि मेन चीज़ किसकी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात हो रही है तो आपको उसके बारे में जो पता है लिख दो, अगर महिला के सशक्तिकरण की बात हो रही है जो पता है लिख दो। मतलब कि आप मेन चीज़ देखो, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देखो मेन क्या इसका फोकस क्या है, किसके ऊपर केंद्रित है क्वेश्चन, तो उसके बारे में जो पता है वो आप लिख दो, जिससे क्या होगा कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकेंगे, ठीक है। तो हम चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना और अच्छे से लिखना, और देखिए टाइम के अकॉर्डिंग लिखना, क्योंकि 2 घंटे है, 5 क्वेश्चन है और लिखना होता है आपको। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप 4 शीट भरे, मतलब कि आगे पीछे मिला के 2 और आगे पीछे मिला के 2, मतलब 2 पेज पूरे सिंगल भरे, ये ज़रूरी नहीं है। आप 3 भी कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, तो आगे पीछे मिला के 1, फिर पीछे 2, फिर उसके बाद जो एक नया पेज आता है वो 3, उतने भी आप भर सकते हो। उसमें भी आप निष्कर्ष, भूमिका ये सब लिख दीजिए, वैसे ही छोटा हो जाएगा आपका। पॉइंट छोटे छोटे लिख दीजिए, तो एक लाइन छोड़ के लिख दिया करिए, जो पॉइंट लिखते हैं पहले एक पॉइंट खत्म होते हैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो एक लाइन वहाँ छोड़ दिया कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका अच्छे से शीट भी भरेंगी आपकी और अच्छे से आप लिख भी पाएंगे, ठीक है। और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, मतलब टाइम नहीं खत्म होगा और आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सब आपको एडवाइस दे रही हूँ, ताकि आप ये सब करोगे तो आपका पेपर और अच्छे से जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इतने व्यूज़ रहते हैं वीडियो पे, इतने लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, परंतु लाइक नहीं करते। तो मैं सोचती हूँ क्यों आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर इसलिए लाइक नहीं करते, या फिर आप भूल जाते हैं, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता। एक लाइक करने में अगर कोई देख रहा है तो लाइक कर देगा, कुछ नहीं जाएगा आपकी तरफ से, है ना। तो लाइक करेंगे तो फिर मेरे को लगेगा ठीक है स्टूडेंट्स ने देखी, उनको अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, बस इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट्स से देख रहे हैं आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैंने बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी ज्वाइन हुए हैं, अभी सब्सक्राइब हुए, क्योंकि मेरे को तो पता चल जाता है स्टूडेंट्स के जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके मैसेज आते हैं, तो पता चल जाता है न्यू स्टूडेंट्स है कोई, तो वो अभी ज्वाइन हुए हैं, अभी उनको पता चला है चैनल के बारे में। और जबकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक दिन पहले PDF लेते हैं, उसी दिन PDF लेके पढ़ते हैं, तो मैं सोचती हूँ बच्चे फिर कैसे कर पाएंगे। अगर आप जिस दिन पेपर है उस दिन PDF लेके कर रहे हो एक दिन, तो आपको बहुत पहले से पढ़ना होता है सब चीज़ें। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक नहीं है, मटेरियल नहीं है पढ़ने का, और मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं मैम बताइए कहाँ से पढ़ें अगर ये बुक नहीं है, ये कोड, क्योंकि कुछ बुक मेरे पास भी नहीं है, पर मैं उनको तब भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट, तो उनके पास भी बुक नहीं है तो वो आंसर कहाँ से करेंगे। तो मैं इस बारे में बहुत सोच रही थी कि बच्चे कैसे इस बार कर पाएंगे। तो देखिए आप ऑनलाइन जो होती है इग्नू की एक ऐप होती है, वो इग्नू ई-कॉन्टैक्ट करके कुछ होती है, उसमें आप अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो प्लीज़ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम रुके या कुछ भी दिक्कत हो, है ना। क्योंकि देखिए पूरा साल की बात होती है हम, है ना, तो इसलिए आपका फ्यूचर नहीं ख़राब हो जाए, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मार्क्स लाइए। और अगर किसी बच्चे को इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है तो वो दिसंबर में दे सकते हैं, जिसको लगे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या फिर कोई भी दिक्कत है, तो आप दिसंबर में वापस से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखिए दिसंबर तक मैं आपकी सारी वीडियो जो भी कोड होते हैं वो सब चीज़ें करवाने की पूरी कोशिश करूँगी कि बच्चों को किसी प्रकार की अब आगे प्रॉब्लम ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।